हेलो स्टूडेंट्स। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज का विषय खंड ख शिक्षा एवं समाज का ये पहला अध्याय शिक्षा व समाज का अंतः संबंध है। समाज का अर्थ सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को समाज कहा जाता है। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए वह शिक्षा के प्रक्रिया का चयन इस प्रकार करता है कि व्यक्ति अपने मूल्यों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं आदर्शों से भली भांति परिचित हो सके और उसकी प्राप्ति हेतु स्वयं को योग्य बना सके। समाज की परिभाषा। समाज या सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथ या मित्रता। टॉलकाट पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने में उत्पन्न होते हैं, वे चाहे वास्तविक हों अथवा प्रतीकात्मक। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों के अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। लेपियर महोदय के अनुसार समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, अपितु समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। समाज की विशेषताएं। समाज की प्रमुख विशेषताओं का इस प्रकार अध्ययन किया गया है। पहला है समाज अमूर्त है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को न तो देखा जा सकता है और न ही इसे छुआ जा सकता है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार समाज अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। समानता एवं विभिन्नता। समाज में जहाँ सदस्यों के विचार, लक्ष्य एवं उद्देश्य में समानताएं पाई जाती हैं, वहीं इन्हीं आधारों पर विभिन्नताएं भी होती हैं। चौथा है पारस्परिक जागरूकता। किसी भी सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को एक दूसरे के अस्तित्व का आभास हो। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। पांचवा है सहयोग एवं संघर्ष। समाज का निर्माण मात्र सदस्यों के सहयोग से ही नहीं बल्कि संघर्ष से भी हुआ है। छठवा है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की प्रमुख विशेषता है कि समाज की प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है। समाज की सामाजिक संरचना में सदैव परिवर्तन होता रहता है। ओटावे के अनुसार किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। वर्तमान समाज के विभिन्न रूप हैं जिनके अपने आदर्श तथा सिद्धांत है, जिसे निम्न उदाहरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला है भौतिकवादी समाज। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा समाज व्यावसायिक संपन्नता प्राप्त कर सके, भौतिकवादी समाज कहा जाता है। दूसरा है आदर्शवादी समाज। इसमें आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चारित्रिक गठन एवं नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। तीसरा है प्रयोजनवादी समाज। प्रयोजनवादी के अनुसार इस परिवर्तित समाज में शिक्षा का स्वरूप भी बदलते रहना चाहिए। चौथा है जनतंत्रात्मक समाज।
ऐसे समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से समाज व व्यक्ति के भीतर लोकतंत्र के आदर्श स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, धर्म, निरपेक्षता आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। पांचवा है निरंकुश समाज। ऐसे समाज में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया जाता है एवं राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के समाज में शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को समान रूप से विकास का अवसर नहीं मिलता है। समाज का शिक्षा पर प्रभाव। पहला है समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा। किसी भी समाज का जीवन उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा है समाज की संरचना और शिक्षा। अलग अलग समाज का स्वरूप भी भिन्न ही होता है। किसी समाज में जातियां होती हैं व जाति भेद भी। कुछ समाज में जातियां तो होती हैं परंतु जाति भेद नहीं होते। तीसरा है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। शिक्षा पर समाज की राजनीतिक दशाओं का भी पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। चौथा है समाज की संस्कृति और शिक्षा। किसी भी समाज का उसकी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पांचवा है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समाज की आर्थिक दशा का भी प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। जिस समाज की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहाँ शिक्षण संस्थाएं खोली जाती हैं, उच्च भवन की व्यवस्था की जाती है। छठवां है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। समाज परिवर्तनशील होता है, अतः समाज के साथ उसके शिक्षा के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। जिस प्रकार एक तरफ समाज शिक्षा को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि शिक्षा भी काफी हद तक समाज की संस्कृति, राजनीतिक व आर्थिक दशा को प्रभावित करती है। इसे निम्न बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन। आधुनिक समय में विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकियों एवं प्रविधियों के क्षेत्र में नवीन परिवर्तन शिक्षा की ही देन है। दूसरा है शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण। शिक्षा के माध्यम से समाज की वे भौगोलिक स्थितियां जो मनुष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन पर नियंत्रण पा लिया गया है। तीसरा है सामाजिक विरासत का संरक्षण। प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति व सभ्यता पर गर्व होता है, अतः प्रत्येक समाज अपने समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्यों एवं आदर्शों को संरक्षित रखना चाहता है। चौथा है शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज की राजनीतिक जागरूकता से परिचित होता है, उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान होता है। पांचवा है सामाजिक भावना की जागृति। किसी भी व्यक्ति के उन्नति हेतु उसमें सामाजिक भावना का विकास आवश्यक करना चाहिए। यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव होती है। छठवां है शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। आज शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति का मूलाधार है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को किसी उत्पादन कार्य में निपुण करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा के प्रभावी कारक के तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का विकास किया है। विद्यालय, समुदाय, परिवार, मंदिर, चर्च, मस्जिद, राज्य, पुस्तकालय, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा एवं टेलीविजन आदि। इन सभी संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में परिवार। परिवार एक ऐसी संस्था है जो सर्वत्र समाज में पाया जाता है। यह एक इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, दादा दादी जैसे संबंध पाए जाते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें संगोत्रता के संबंध होते हैं और जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं।
परिवार के कार्य। परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है आर्थिक कार्य। परिवार के आर्थिक विकास के लिए किसी न किसी कार्य को अपनाना पड़ता है। ये कार्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है सामाजिक कार्य। प्रत्येक मानव समाज में अपना स्थान निर्धारित करने के लिए समाज के साथ संबंध तथा व्यवहार स्थापित करता है। तीसरा है धार्मिक कार्य। भारतीय समाज में परिवार द्वारा धार्मिक कार्यों को करना एक सामान्य सी बात है। चौथा है सांस्कृतिक कार्य। परिवार एक ऐसी संस्था होती है जहां संस्कृति का विकास उत्तम तरीके से होता है। मानव का खान पान, वेशभूषा, आदतें, भाषा, खेल आदि विभिन्न गुण उसकी संस्कृति कहलाती है। पांचवा है व्यक्तित्व का विकास। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त होता है। मनोरंजन संबंधी कार्य। थकावट को दूर करने एवं चिंता व तनाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति मनोरंजन का सहारा लेता है। सातवां है नागरिकता संबंधी कार्य। बालक में गुण तो जन्म से ही विद्यमान होते हैं, मात्र उन गुणों का परिवार के अंदर विकास किया जाता है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय। विद्यालय शिक्षा के औपचारिक अभिकरण होते हैं। राष्ट्र के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की भूमिका में सबसे पहले व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विद्यालय मात्र छात्र के एकांकी विकास पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी बल देता है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों का विकास। बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यालय में ही होता है। तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। स्कूल समाज का लघु रूप होता है, क्योंकि स्कूल में छात्र अलग अलग स्थानों से आते हैं। और चौथा है नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास। नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक विकास के बिना बालक का संपूर्ण ज्ञान निराधार होता है। इसलिए विद्यालय में नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। पांचवा है नागरिकता का ज्ञान। विद्यालय के छात्र समाज के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के लिए उसके उत्तरदायित्व एवं नागरिक अधिकारों से संबंधित शिक्षा दी जाती है। छठवां है समाज में समायोजन। विद्यालय छात्रों को समाज की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। सातवां है व्यावसायिक प्रशिक्षण। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देता है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य। राज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। I.L. कंडेल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसकी एक सरकार होती है जो उसके द्वारा मान्य होती है। राज्य प्रायोजित गतिविधियां। राज्य प्रायोजित गतिविधियां निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालयों की स्थापना। विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्रीय योजनाओं संबंधित गतिविधियां। राज्य ही वह संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों द्वारा देश हित में कार्य करता है। तीसरा है बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग। राज्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बालक के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का कार्य करता है। चौथा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। समाज के विकास एवं साक्षरता प्रतिशत की वृद्धि हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का ही दायित्व है। पांचवा है व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि करके देश की प्रगति एवं विकास में सहायक होता है। छठवां है विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक स्तर तक शिक्षा का संपूर्ण भार राज्य के ऊपर ही निर्भर होता है। सातवां है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था।
शिक्षा की उचित वृद्धि एवं विकास योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर होती है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार। संचार माध्यमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्य पुस्तकें हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो और इंटरनेट ये सभी आते हैं।